हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस है इंडिया में, खासकर सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, उस पर मैं बात करूंगा। और जो जितने सारी एस्पेक्ट्स हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, उस सब पर बात की जाएगी आपसे। और इसमें आपका बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि जो 2025 में जो जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, डीयू का सेकेंड फेज़ का पीएचडी एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, उसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद आईआईटी में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है सोशल साइंस में तो उसको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में सभी एस्पेक्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा हो सकता है और मेरे साइड से कोई इशू नहीं है। मैं अब कोशिश करता हूँ कि वीडियो अगर कोई लंबा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाए कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो एक अच्छे से सेंस बन जाए आपको कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंडिया में सोशल साइंस सब्जेक्ट में, जेएनयू में, डीयू में, एचसीयू में, या आईआईटी में, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, या अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्रोसेस क्या होता है, उसको आप अच्छे से समझ जाएँ। ठीक है, मैं अगर 2-2 मिनट 4-4 मिनट अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो उससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में डिटेल तरीके से सभी एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की जाए। तो देखिए, पीएचडी एडमिशन प्रोसेस को अगर इंडिया में समझना है तो 2-3 चीज़ें बैकग्राउंड में समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है कि 2024 में जो 2024 और 25 का जो पीएचडी एडमिशन हुआ था, उसके पहले क्या होते थे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, जैसे एचसीयू हुआ, जेएनयू हुआ, और डीयू भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। और आपके कुछ यूनिवर्सिटी जो थे, जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे जहाँ पर जेआरएफ और नेट के थ्रू एडमिशन होता था, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी थे वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। लेकिन एक जो 2024 में यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था, और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो है 2024 में जब नोटिफिकेशन आया था कि अब जो है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा उसी के स्कोर कार्ड को और उसी के जेआरएफ जो क्वालिफाई करते हैं उसको बेस बना के इंडिया के जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बेसिस पर एडमिशन होगा। तो जो सवाल आता है कि अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको जेआरएफ करेक्ट कर लेना चाहिए या नेट निकाल लेना चाहिए। अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मास्टर्स में आपका 55% होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम, और आपके पास नेट या जेआरएफ होना चाहिए। ये देखिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कहीं भी पीएचडी एडमिशन लेने के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आप जेआरएफ क्रैक कर लीजिए या नेट निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि इस बार जो जेएनयू, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जेएनयू का जो 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, डीयू के सेकेंड फेज़ का एडमिशन कब होगा, एचसीयू का कब आएंगे, आईआईटी का कब आएंगे। तो हम बारी बारी से सब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और क्या ज़रूरत है, हमें किन बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है अगर हम पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, और पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले किन बातों पर हमें सोचने की ज़रूरत है, उस पर बात करूँगा। उससे पहले मैं एक ब्रीफ एक कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अगर आप एचसीयू में लेना चाहेंगे एडमिशन, तो देखिए एचसीयू में पिछले साल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उन लोगों ने नेट जेआरएफ को बेस नहीं बनाया था, क्योंकि पिछले बार जैसे आप सभी जानते हैं कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था कुछ गड़बड़ी के कारण, फिर दोबारा लिया गया था। उसके कारण हैदराबाद के पीएचडी का जो सेशन था वो काफ़ी लेट हो रहा था, तो उन लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। अभी तक इस बार 2025 में बहुत लोगों जो दोस्त हैं उनका मानना है कि वहाँ भी अब इस बार से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा बहुत लोग मान रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हैदराबाद का एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छे से लेते हैं, और एडमिशन प्रोसेस काफ़ी उनका फेयर है कंपैरेटिवली पीएचडी का अगर देखिएगा तो। नहीं तो दूसरी जगह देखिएगा तो चाटुकारिता और आपके पैरवी सोर्स पैरवी से काफ़ी एडमिशन होता है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंपैरेटिवली फेयर प्रोसेस है। लेकिन इस बार का अभी तक पता नहीं है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में आपको एक जो ज़रूरी सूचना है वो मैं देना चाहूँगा कि जनरली उन लोग मार्च लास्ट या अप्रैल तक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, पीएचडी का एक शेड्यूल निकाल देते हैं कि उनका कब कब क्या क्या होने वाला है। तो आप लोग उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। ठीक है, एचसीयू की बात हुई। दूसरा डीयू की, जैसे डीयू में देखिए, डीयू में एडमिशन जो होता है 2 फेज़ में एडमिशन होता है वहाँ पर। जैसे फर्स्ट फेज़ का एडमिशन वहाँ कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब बहुत लोगों का एडमिशन बहुत सेंटर में हो चुका है। अब सवाल है कि सेकेंड फेज़ का एडमिशन वहाँ कब होगा। देखिए डीयू के प्रोसेस जो है
उससे मुझे काफ़ी, अगर आप कहें तो नाराज़गी है और एक असंतोष है उन वहाँ के प्रोसेस से। एक तो प्रोसेस काफ़ी वहाँ पर सोर्स पैरवी जिनके पास है उन्हीं का एडमिशन होता है, प्रोफेसरों के पीछे, नेताओं के पीछे काफ़ी भागना पड़ता है, जब तब जाके आपको कुछ कुछ सेंटर में एडमिशन होता है। कुछ कुछ सेंटर वहाँ पर है कि जहाँ पर सभी सीट अधिकतर आप प्रोफेसर को जान रहे हैं या किसी नेता को जान रहे हैं तभी आपका एडमिशन होता है। उसमें हिंदी डिपार्टमेंट है और भी सारे डिपार्टमेंट हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी कोई लोग, बहुत लोग नाम लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास सोर्स पैरवी होना चाहिए। दूसरा जो वहाँ का सबसे बड़ा गड़बड़ी मुझे लगती है कि आप सेकेंड 2 फेज़ में जब एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट फेज़ का एडमिशन कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर, सेकेंड फेज़ का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत लोगों का मानना था और मेरा भी एक सेंस था कि कम से कम जो नेट का रिजल्ट आ जाएगा इस बार का, उसके बाद सेकेंड फेज़ का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और ये जो दोनों गैप है फर्स्ट फेज़ का और सेकेंड फेज़ का, दोनों गैप इतना ज़्यादा हो जाता है और दोनों का कोर्स वर्क एक साथ कराते हैं। तो मान लीजिए जो फर्स्ट फेज़ में एडमिशन ले चुके हैं उनको वेट करना पड़ता है सेकंड फेज़ के लिए कि सेकंड फेज़ का एडमिशन स्टार्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद दोनों का कोर्स वर्क साथ में स्टार्ट किया जाएगा, जो मुझे फालतू लगता है क्योंकि फर्स्ट फेज़ में जो एडमिशन ले चुके हैं उनका टाइम काफ़ी बर्बाद होता है। अगर आप सेकंड 2 फेज़ में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 2 फेज़ का फर्स्ट फेज़ का कोर्स वर्क आपको अलग कराइए, सेकंड फेज़ का कोर्स वर्क आपको अलग कराना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात कि वहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, या जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो भी वहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी इसके खिलाफ़ बोलने की ज़रूरत है कि वहाँ के प्रोसेस को थोड़ा सा और सही किया जाए। और जब से नेट जेआरएफ बेसिस बनाया गया, मेरे हिसाब से ड्यू का एडमिशन प्रोसेस काफ़ी और आप कहें कि सोर्स पैरवी और जुगाड़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड फेज़ का एडमिशन मुझे लगता है कि जल्द मार्च लास्ट तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन निकाल देंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था वहाँ मैं ऑफिस में बात किया तो उनका कहना है कि अभी तक तो आता पता नहीं है। जनरली हम नेट जेआरएफ का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो मैंने तो बोला नेट जेआरएफ का रिजल्ट तो आ चुका है। तो उनका कहना था कि हमें नहीं पता कि एडमिन की तरफ से अभी कोई सूचना ऐसी आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च लास्ट तक या अप्रैल मिड तक आपका जो सेकेंड फेज पीएचडी एडमिशन जो है ड्यू का आ जाएगा। तो अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रपोजल पर काम करना चाहिए। हम बात अब करते हैं जेएनयू का। देखिए जेएनयू जो है साल में पीएचडी एडमिशन एक बार ही कराता है, ठीक है। और जो प्रोसेस जो है जनरली जो है जून जुलाई में स्टार्ट होता है। जैसे बहुत दोस्त मेरे से पूछते हैं, या मैंने कुछ वीडियोज़ जो इस पर डाला था पहले, उस पर बहुत दोस्तों का कमेंट्स आए थे कि आप बताइए कि जेएनयू में 2025 है उसका एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों उसका एडमिशन प्रोसेस जो है जेएनयू में साल में एक ही बार होता है, और जो पीएचडी एडमिशन जो प्रोसेस है जनरली जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो जून और जुलाई से स्टार्ट होता है। और अब नेट जेआरएफ बेसिस बना दिया गया है पीएचडी का, तो जनरली जो जून का जो सेशन होता है नेट जेआरएफ का, यूजीसी जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए कि जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और आपके वहीं अक्टूबर नवंबर तक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। जहाँ तक जेएनयू की बात है, जेएनयू में क्या है कि यहाँ पर एक जेआरएफ के थ्रू अलग अलग सेंटर में आप भर सकते हैं, 3 सेंटर में। मैं कोशिश करूँगा जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तो जेएनयू में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, और इस पर आपको काफ़ी जेएनयू के बारे में आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर देख सकते हैं, खुद नीचे आप जाइएगा, यूट्यूब के जो होम पेज है मेरे चैनल का उसको खोलिएगा तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जेएनयू के बारे में, अलग अलग सेंटर के बारे में, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो उस बात को मैं रिपीट यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई नया व्यूवर्स इस बार आकर यहाँ देखना चाह रहा है तो मैं उसके लिए ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जेएनयू में एडमिशन जो है 2 मीडियम से होता है। एक तो जेआरएफ के थ्रू होता है, अगर आपके पास जेआरएफ है तो जेआरएफ के थ्रू अलग अलग सेंटर सीट निकालते हैं, और कुछ सेंटर नेट के थ्रू अपना सेंटर कुछ सेंटर नेट के थ्रू अपने सीट्स निकालते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आपके पास नेट है और जेआरएफ है तो आप 3 सेंटर 6 सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जेएनयू के द्वारा, तो देखिए अभी तक इस पर क्लियर नहीं है कोई। और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो रवैया है यहाँ पर, और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी वीक हो गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का काफ़ी मजबूत हो गया है, एडमिन यहाँ का जेएनयू का, और जेएनयू का एडमिन जो चाहेगा वही होगा। और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड तो है कि हाँ इंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, और मेरा पर्सनली भी मानना है कि अगर जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो बढ़िया रहेगा और थोड़ा सा एडमिशन और फेयर हो सकता है। तो देखिए क्या होता है। मुझे अगर आप कहें तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी कम उम्मीद है। हो सकता है कि वाइस चांसलर अगर चाहें कि एंट्रेंस एग्जाम हो, या एडमिन चाहें एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे काफ़ी कम उम्मीद है, ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोगों से कहूँ तो। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी के। देखिए आईआईटीज़ जो है, आईआईटीज़ में भी साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस होता है। एक तो दिसंबर जनवरी में
प्रोसेस होता है उनका, एक होता है जुलाई में, ठीक है। तो अगर आप आईआईटी में इंटरेस्टेड हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सोशल साइंस में, तो देखिए वहाँ पर आप जाकर देखिए आईआईटी के वेबसाइट पर, तो उनका नोटिफिकेशन आते रहता था। अगर आप आईआईटी में, जिस आईआईटी में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ के आईआईटी के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और देखिए कि पीएचडी एडमिशन प्रोसेस किस सेंटर में, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट्स आए हैं और किन के अंदर सीट्स खाली हैं, और उनका प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे आईआईटी कानपुर है, वहाँ पर मैंने एक स्कॉलर के साथ वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मेरा एक दोस्त जो आईआईटी मुंबई और आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी दिल्ली तीनों में अप्लाई किया था और उसका आईआईटी हैदराबाद में हो गया था। कुछ दिनों के बाद आप लोगों को इसी चैनल पर आईआईटी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अपने लेवल पर क्या है कि आप जिस आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर या आईआईटी मुंबई कहीं भी सोशल साइंस में अगर आप, या आईआईटी मद्रास कहीं भी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और उनके डेट्स को और नोटिफिकेशन को देखिए और उनके प्रोसेस क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियो उस पर अपलोड किया जाए आईआईटी से रिलेटेड, फंडिंग को लेकर और क्या एनवायरनमेंट है वहाँ सोशल साइंस को लेकर, उस पर मैं करूँगा। आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। उसके बाद अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं अलग, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, वो लोग भी अपना अलग अलग से नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो अगर आप उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए अगर आप रुचि रखते हैं, तो उनके वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि उनका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जनरली यही हो गया कि नेट जेआरएफ और आपके मास्टर्स में 55% और नेट जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो डेट है सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से निकालता है। जैसे अभी साउथ बिहार जो गया में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ, अभी शायद झारखंड का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे जनरली क्या होता है ना कि इंडिया में सालों भर एडमिशन चलता है पीएचडी, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। लेकिन जो जेएनयू है, डीयू है और इन लोग एचसीयू है, वो जून जुलाई में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट होते हैं, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है इस बैच का, तो देखिए काफ़ी लेट है। उसी तरह अभी बीबीयू का रिजल्ट आया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है उसका रिजल्ट अभी आया है, अभी बीएचयू का रिजल्ट नहीं आया है। तो इसी तरह अगर आप कहीं भी पीएचडी एडमिशन लेने के लिए अगर आप रुचि रखते हैं, तो आपको जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या जितने भी फेमस यूनिवर्सिटी हैं या प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं, जामिया हुआ, एएमयू हुआ, जेएनयू हुआ, डीयू हुआ, हैदराबाद हुआ, उनके वेबसाइट पर विजिट कीजिए आप 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा, जो भी दोस्त खासकर परेशान रहते हैं कि 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब हमें उस पर बात करेंगे कि अगर पीएचडी में आप एडमिशन लेना है तो कुछ चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट देखिए कि फर्स्ट जो सच्चाई है कि आप इस बात को सोच लीजिए कि एक लॉन्ग जर्नी है पीएचडी, और आपका 4 से 6 साल लगेगा ही, ठीक है। उस 4 से 6 साल में आपको कैसे सर्वाइव करना है, उसमें इकोनॉमिक आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप आप अपना बेस बना लीजिए, कोई भी एक फेलोशिप ले लीजिए। जैसे जेआरएफ होता है, बहुत लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है 4 से 6 साल तक, 5 साल तक जेआरएफ मिलता है। या आईसीसीआर के कुछ फेलोशिप है, उनको कुछ लोगों को उसके माध्यम से सपोर्ट मिल जाता है। कुछ लोगों को नॉन नेट जेआरएफ भी होता है, जो जेएनयू में 5,000 आपको मिलता है जब तक आपका सिनॉप्सिस पास नहीं हुआ रहता है। अगर मान लीजिए जेआरएफ नहीं है और जैसे सिनॉप्सिस आपका पास हो जाता है 2 साल के बाद, तो आपको 8,000 पर मंथ मिलता है जिनके पास जेआरएफ नहीं है। और कुछ लोग आईसीसीआर के एक फेलोशिप आता है जो 20,000 पर मंथ मिलता है, वो लोग भी कुछ लोग निकाल लेते हैं, तो उससे भी उनको सपोर्ट मिल जाता है। तो इकोनॉमिक आप अपना देख लीजिए। दूसरा कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप पीएचडी आप सीरियसली करना चाहते हैं कि पीएचडी के साथ साथ आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप इंस्टीट्यूशन चूज कीजिए। कि मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप उस इंस्टीट्यूशन में, जैसे आईआईटी में चले जाइएगा, तो आईआईटी में काफ़ी कम स्पेस मिलता है आपको। आईआईटी में काफ़ी रिग्रेसिव और काफ़ी टाइम टेकिंग कोर्स वर्क कराते हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स होता है। जेएनयू में 1 साल का कोर्स वर्क होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करना है और जो पीएचडी है वो सेकंड आपके पास ऑप्शन होगा। ये सब सवालों को सोच लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद रोज़गार का सिनेरियो काफ़ी अच्छा नहीं है पीएचडी में। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी काफ़ी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और उसका कारण है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोजीशन है उसमें काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, और सोर्स पर भी से वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बन रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ लोग जाकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग थिंक टैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन जॉब का सिनेरियो काफ़ी अच्छा नहीं है। तो उस पॉइंट पर भी आप सोच लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो निगेटिव एस्पेक्ट बोलिए या पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलिए, इस पर आपको सोचना चाहिए। उसके बाद आपको सोच लेना चाहिए कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए आप मास्टर्स फाइनल ईयर में हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको सोच लेना चाहिए
इसी 4th सेमेस्टर में ही कि आपको किस एरिया में काम करना चाहिए। आप मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 2025 में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको इस बात पर सोच लेना चाहिए कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आप किस पर काम करना चाह रहे हैं और उस एरिया के स्कोप क्या है फ्यूचर, जरूर उसके बारे में सोचिए। जैसे मैंने क्या गलती किया था, मैंने जब टॉपिक चूज किया था तो मैंने इंटरेस्ट तो देखा था लेकिन उसका स्कोप नहीं देखा था, मार्केट का डिमांड नहीं देखा था। इस सभी पॉइंट पर आप सोच लीजिए और इसमें आपके सीनियर्स जो हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे और उनसे बात कीजिए, उनका हेल्प लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिएगा वो आपके अपने इंटरेस्ट से ही डिटरमाइन होगा और दूसरा कि मार्केट में उसका स्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप का मैंने बात किया कि फेलोशिप मिलता अलग अलग, लेकिन जनरली जो मेजर फेलोशिप है वो जीआरएफ ही है। तो अगर आपके पास जीआरएफ नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जून वाला सेशन जो होगा उसमें जीआरएफ निकाल लीजिए कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो 5 साल तक आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर डीयू में या जेएनयू में या एसयू में कहीं भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड इस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे और एक बेसिक मिल जाएगा सेंस की रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, उसके कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं और आप बना सकते हैं। जनरली क्या होता है कि इसमें जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आते हैं या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं कि नहीं बन पाएगा, रिसर्च आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट किया जाए। मैं देखता हूँ जो अभी पीएचडी एडमिशन हुआ है जेएनयू में या डीयू में, ऐसा नहीं कि रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन काफ़ी उनका सिस्टमेटिक होता है और काफ़ी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं रिसर्च प्रपोजल को, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कितने पेज का होना चाहिए। देखिए वेरी करता है काफ़ी, बहुत लोग 15 पेज में भी काफ़ी रिसर्च प्रपोजल अच्छे बना पाते हैं, कुछ लोग 30 पेज का भी बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली आप रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड इस पर वीडियो देख लीजिए इस चैनल पर, आपको सेंस मिल जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, सेंट्रल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए। और जब रिसर्च प्रपोजल बनाइए तो कोशिश कीजिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के 1-2 बुक जरूर पढ़ लीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू जब होगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आप प्रपोजल बनाइएगा तो उसमें भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन होता है कि आपका मेथड क्या होगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोई भी 1-2 स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए। मैंने एक बुक के आपके वीडियो बनाया था इसी चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। 2-3 बुक मैं उसमें सजेस्ट किया था, उस बुक को आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने लगभग सभी एस्पेक्ट को कवर किया है, जो भी एस्पेक्ट थे पीएचडी से रिलेटेड आपके इंडिया में जो भी सिनेरियो था उसको मैं आप लोगों को सामने रखा। लास्ट में अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो एक बोनस टिप्स मैं देना चाहूँगा, टिप्स उसको मान लें आप तो, कि देखिए कोशिश कीजिए कि सीनियर्स, अगर पीएचडी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सीरियस हैं आप, तो कोशिश कीजिए कि सीनियर्स से मिलें, फैकल्टी से मिलें, जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर, अपने आप पर, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप लेबर के एरिया में इनफॉर्मल सेक्टर पर काम करना चाहते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर के जो अच्छे स्कॉलर हैं लिंक्डइन के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू कहीं से भी उनका अगर मिल रहा है तो उनसे संपर्क कीजिए, उन पर बात कीजिए और अपने एरिया को अच्छे से रिफाइन कीजिए, उसको अच्छे से शार्पन कीजिए और अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए कि हाँ इसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद उस एरिया के जो फैकल्टी हैं उससे मिलने की कोशिश कीजिए। देखिए जो जनरली गलती क्या होता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है या जब इंटरव्यू का डेट आ जाता है तब बहुत लोग प्रपोजल बनाने बैठते हैं और दूसरा बात सीनियर से मिलते हैं उस समय हड़बड़ी में कि हाँ मेरा एडमिशन करा दीजिए, सर से बात कर लीजिए। तो उससे अच्छा है कि अपने आप पर खुद पर विश्वास रखिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो खुद पर विश्वास रखते हैं और रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बना कर रखते हैं, उनका एडमिशन कहीं ना कहीं होता है। हो सकता है कि जेएनयू में उनका ना हो या डीयू में ना हो, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो जाता है या किसी दूसरे आईआईटी में अपना एडमिशन ले लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरा बैचमेट थे वो, और उन्होंने 2 साल तक गैप लिया और उन्होंने काफ़ी रिसर्च असिस्टेंट इधर उधर काम किया क्योंकि उनका एरिया फाइंड आउट नहीं था। अब जब उनका एरिया डिसाइड हो गया कि उनको इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना है तो अभी आईआईटी हैदराबाद में वो पीएचडी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्कॉलर इमर्ज कर रहे हैं उस एरिया में। क्योंकि उनका एक पैसन बन गया कि हाँ इनफॉर्मल सेक्टर में वो अच्छा काम कर सकते हैं और उनका पीएचडी जर्नी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट मैंने बताया इसको आप लोग कंसीडर कीजिएगा। फंडिंग से लेके आपका जो पैशन है एकेडमिया में अगर है कि नहीं है, या एकेडमिया को आप सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में लेकर चल रहे हैं और आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यूपीएससी है या दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रख के ही पीएचडी को चूज कीजिए और पीएचडी कहाँ से करना है इसको डिसाइड कीजिए आप, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों से और निवेदन है आप सभी से कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो भी पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, खासकर जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि उनको एक सेंस बने। जनरली मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है ये सब के बारे में, तो उनको एक सही इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचे।